हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। जिन बच्चों का भी 4th सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है फिजिक्स का, ये पूरा वन शॉट है मेरे भाई, इसे देख डालो। मेरे हिसाब से अगर आप इस पूरे वन शॉट को देख लेते हो तो इसके बाहर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ मास पार्टिकल इज, भैया कोई भी मास पार्टिकल अगर है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पार्टिकल, ठीक है सर, और एक होता है मेरे भाई वेव यानी तरंग। जिसमें भी किसी में मास यानी द्रव्यमान होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे भैया ये पेन है, पार्टिकल से मिलकर बना है, ये माइक है, पार्टिकल से मिलकर बना है। तो भैया कोई भी मास पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक हो सकती है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल के बराबर हो सकती है। प्रकाश की चाल को काहे से लिखते हैं? सी से लिखते हैं। फार्मूला होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये मान होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का भाई, ठीक है। तो कोई भी मास पार्टिकल है, अधिक से अधिक उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द मास ऑफ फोटोन इन मोशन, कोई भी फोटोन, फोटोन क्या होता है? जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के फॉर्म में चलता है, एक बंडल को फोटोन कहते हैं। और जब फोटोन चल रहा होता है, गति में होता है, तो उसका मास यानी द्रव्यमान कितना होता है? तो hν/c²। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, hν/c² होता है मास ऑफ फोटोन। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल इज, यानी अगर कोई पैराबोला है इस तरीके से और एक और पैराबोला इसके साथ में है, तो जो व्यक्ति यहां बैठा हुआ है उसे इसका वाला मोशन कैसा नजर आएगा? तो भैया एक संग में ही चलना है तो इसका वाला मोशन उसे स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, ऐसा लगेगा साथ साथ में चलना है भाई, ठीक है। जैसे दोनों ट्रेनें अगर सेम स्पीड से चल रही हैं तो बैठ के चेस खेलो आराम से, ऐसा लगेगा कि इधर वाली और इधर वाली ट्रेन रुकी हुई है। भैया यही तो होता है ना, रिलेटिविस्टिक मोशन जिसे हम लोग कहते हैं भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन है फॉर एन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान से समझो, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ही होता है इनर्शिया, जो न्यूटोनियन फ्रेम भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग, जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम लोग इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। फॉर एन इनर्शियल फ्रेम विच ऑफ दीज रिमेन्स इनवेरिएंट, कौन सा चेंज नहीं होता है? तो इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वेग का मान चेंज नहीं होता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, अधिकतम वेग कितना हो सकता है? तो c के बराबर। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, यह भी हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं भाई। इन एन इनर्शियल फ्रेम, किसी इनर्शियल फ्रेम में क्या क्या कंडीशनें होंगी भाई? तो न्यूटन्स लॉ होल्ड, यानी न्यूटन के नियम का पालन होगा। ऑल फ्रेम्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ऊपर बता चुके हैं। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इन देम, जितने भी लॉ हम लोग जानते हैं फिजिक्स के वो सारे फॉलो हो जाएंगे इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर भाई, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, जो भैया वैक्यूम यानी निर्वात है, निर्वात मतलब जहां वायु भी नहीं होती है, वैक्यूम में चाल कितनी होती है? तो सभी को पता c होती है, या फिर c बराबर 1/√μ0ε0 भी होता है, या फिर इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ भी होती है। तो ये अब c लिख के आ जाए, c पर टिक कर देना, ये लिख के आ जाए, ये टिक कर देना, ये लिख के आ जाए, ये टिक कर देना। ये क्या है भैया? ये विद्युतशीलता है, ये चुंबकशीलता है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू रख के हल करोगे फिर यही आ जाएगा भाई। μ0 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है, कितनी होती है? 4π × 10⁻⁻7 होती है। ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 होती। सब कुछ पढ़ा हुआ है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स टू स्टेशनरी फ्रेम्स, यानी जो दो रुके हुए फ्रेम्स को कनेक्ट करता है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक लॉरेंट, एक गैलीलियन भैया। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से वेलोसिटी कम है, मतलब वेरिएंट है वो, जैसे इसमें तो इनवेरिएंट होगी, चेंज नहीं होगी, अगर वेरिएंट है तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, पुराना वाला भैया, ठीक है। द स्पेस इज, स्पेस कैसा है भाई? 3 डायमेंशनल है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो 3D है, यानी 3 डायमेंशनल है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस इज ओनली होमोजेनस, ओनली आइसोट्रोपिक। होमोजेनस मतलब होता है एक जैसी प्रॉपर्टी हर तरफ मिले, आइसोट्रोपिक का भी मतलब यही होता है कि प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होंगी। तो स्पेस जो है वो कैसा है? होमोजेनस है, यानी समांगी है, यानी समान है। न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन, तो अभी आपको बताया, नाम ही है उसका इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल, इनर्शिया। तो न्यूटन्स लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, या कह सकते हैं
वो फ्रेम्स जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम्स कहलाते हैं। द रेफरेंस फ्रेम, जरा ध्यान से समझिए भैया, द रेफरेंस फ्रेम इन विच स्पीड ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कहे वेलोसिटी कहे, अगर वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, इनवेरिएंट है, तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा भाई, ठीक है। इन फ्रेम एस डैश, द फ्रेम एस डैश मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर वही आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सा फ्रेम होगा भैया? इनर्शियल फ्रेम होगा। एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, एक्सीलरेटेड का मतलब एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेटेड मतलब त्वरण उत्पन्न हो गया। एक्सीलरेटर क्या करता है? वेग में परिवर्तन करता है ना, वेलोसिटी में चेंज हो गया, यानी ये फ्रेम कैसा होगा भाई? नॉन इनर्शियल होगा, ठीक। इन फिजिक्स फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर क्लासिफाइड बाय, दो तरीके के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज अराउंड अस अंडर एक्शन ऑफ फोर्स इज, यानी किसी पे बल लगाया जाता है तो भैया रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल ना लग जाए, न्यूटन का पहला नियम है। ये सब किस में पढ़ते हैं? तो ये ब्रांच कहलाती है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, 11th क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं भाई, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ मास पार्टिकल में बी, तो जो मास पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, भैया प्रकाश की चाल के बराबर होगी, या लिटिल लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, थोड़ी सी कम भी हो सकती है भाई, ठीक है। हाउ मच इज द एक्सीलरेशन इन एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन कितना होगा? वेलोसिटी चेंज जीरो होता है और चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, मतलब कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, जीरो होगा भाई, ठीक है। रिलेटिविटी प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसने दी? ये जो पेपर का नाम ही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसे दिया है भाई आइंस्टीन ने। द फाइंडिंग्स ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑन इनर्शियल फ्रेम्स इज सेम, यानी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पूरा हमने पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब पर सर्च करना माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, पढ़ाया हुआ है। उसमें उन्होंने क्या था? स्पेस में जो माना कि ईथर मीडियम होता है, ठीक है, सारी चीजें इस तरीके से मान के किया, और उससे क्या पता चला? तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं उनके लिए वेलोसिटी इक्वल होती है, ठीक है। द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, काहे के लिए किया गया? तो किया ही गया टू इवेल्युएट द स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ईथर। हमने आपको बताया पूरे स्पेस में उन्होंने मीडियम मान लिया ईथर, और उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया था। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? तो भैया k बराबर mc स्क्वायर माइनस का m0 c स्क्वायर। m0 क्या होगा? रेस्ट मास होगा, और m मेरे भाई मोशन में मास होगा। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड, भैया पार्टिकल कई बार आया हुआ है, c होगी। द एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कराया हुआ है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो सकता है? 0.4 फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज क्या होती है? फ्रिंज मतलब सरल भाषा में परछाई कह लो भाई, ठीक है। कुछ डार्क वाली होती है, कुछ ब्राइट होती है, सब आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.4 फ्रिंज विड्थ का हो सकता है। द इनर्शियल फ्रेम अटैच्ड विद द अर्थ इज, ठीक है। अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? कौन सा कनेक्टेड है? तो भैया नॉन इनर्शियल है। पृथ्वी कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे कनेक्टेड है, इनर्शियल फ्रेम भैया, ठीक है। What will be the velocity of light under Galilean transformation? देखिए आ गया भैया, लॉरेंट्स का है तो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और गैलीलियन का है तो इट मे हैव एनी वैल्यू, यानी इसमें जो वेलोसिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये वेरिएंट होती है, वेरी करती रहती है, तो इसमें कोई भी वैल्यू वेलोसिटी की हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बता चुके हैं, 1/√μ0ε0, या c हो सकता है या 3×10⁸ हो सकता है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट गैलीलियन में कन्वर्ट हो जाएगा कब? जब भैया जो वेलोसिटी है वो प्रकाश की चाल से कम हो जाएगी। यही तो हमने आपको बताया, प्रकाश की चाल c होती है, अगर इससे मान कम हो जाए तो वेलोसिटी v के बराबर हो जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स टू स्टेशनरी फ्रेम्स, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर दो स्टेशनरी रुके हुए फ्रेम्स को रोके कनेक्ट करे भैया तो वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। द स्पेस कैसा है? 3 डायमेंशनल है। ये क्वेश्चंस कुछ इसलिए रिपीट हो गए हैं क्योंकि ये बार बार आए हुए हैं भाई, ठीक है। अगला क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन द ट्रू स्टेटमेंट इज, ट्रू स्टेटमेंट न्यूटन के हिसाब से क्या है? बोथ टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट, यानी टाइम और स्पेस दोनों के दोनों कैसे हैं? एब्सोल्यूट हैं भैया, ठीक है, रेगुलर हैं। A stone falls from an aeroplane for the person standing on the earth, हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, एक आदमी पृथ्वी पे खड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो पाथ है वो कैसा होगा भैया? ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है,
ये एरोप्लेन है सामने की तरफ उड़ता हुआ रहा, ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ तो इस तरीके से पत्थर गिरेगा तो ये परवलय की फॉर्म में आएगा, यानी पैराबोलिक। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, पैराबोलिक मोशन होगा, जो आदमी नीचे खड़ा हुआ उसके लिए पत्थर का पथ। लेकिन अगर स्टोन फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर द पायलट, तो जो पायलट बैठा चला रहा है उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा बिल्कुल भैया सीधा गया हुआ है, तो स्टोन विल बी जो पाथ है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। पायलट के लिए स्ट्रेट लाइन होगी और जो आदमी नीचे खड़ा हुआ उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यानी पैराबोलिक, परवलय की फॉर्म में होगा भाई। ठीक है, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन, बता चुके हैं इनर्शियल फ्रेम पर एप्लीकेबल होते हैं। विच ऑफ दीज रिमेन्स इनवेरिएंट, क्या चेंज नहीं होता है? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लेंथ यानी लंबाई चेंज नहीं होती है। विच इज वेरिएबल इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लंबाई चेंज नहीं होती, तो क्या चेंज हो जाता है? तो वेलोसिटी मेरे भाई चेंज हो जाती है। बहुत बार पेपरों में आया हुआ है मेरे भाई, व्हाट इज करेक्ट रिलेशन, ध्यान से समझो। डेल्टा टी जीरो बराबर डेल्टा टी अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर ये ऐसे भी आ जाता है, अगर भैया इसे नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी जीरो अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अगर इसे टाइम के टर्म में लिखा है भाई तो ये ऐसे आएगा, अगर इसे मास के टर्म में लिखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा भाई। इसे रिलेटिविस्टिक इक्वेशन कह देते हैं, क्योंकि m0 क्या है? m0 रेस्ट मास है। जिस समय विराम की अवस्था में है उसे m0 कहेंगे और जिस समय गति की अवस्था में है उसे m कहेंगे भाई। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक विकल्प पेपर में जरूर मिल जाएगा भाई, छोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद इफ टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E, यानी यदि कोई पिंड है जिसकी ऊर्जा कितनी है? E है, इट इज इक्विवेलेंट टू एन इनर्शियल मास, यानी इसका तब द्रव्यमान जो है वो कितना होगा? सभी को पता है आइंस्टीन की इक्वेशन मेरे भाई, E बराबर mc स्क्वायर, सुना है जिंदगी में कि नहीं? 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। E बराबर mc स्क्वायर, सी स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो m बराबर आ जाएगा E और बटे में क्या आ जाएगा? c स्क्वायर, यानी m इक्वल्स टू E अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला है द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है। यहाँ पीछे पेपर आपको लगा के दिखाएंगे भाई, ये सारे के सारे विकल्प आए हुए हैं, सब हम YouTube पे पेपर सर्च करते हैं, वहीं से उठाते हैं, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें निकालना है टोटल एनर्जी E का फार्मूला, किसके टर्म में? रेस्ट मास m0 के टर्म में और मोमेंटम यानी संवेग p के टर्म में। क्या इक्वेशन होती है? अंडर रूट m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c की पावर 2। एक बात और भी याद रखना, ये ऐसे भी आया हुआ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यहां से अंडर रूट हट के यहां स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कई बार ऐसे भी पूछी गई है, E स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, इस तरीके से भी आई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्क्वायर हटा दोगे तो अंडर रूट आ जाएगा, जैसे पेपर में आए वैसे टिक कर देना। दोनों तरीके से आई थी, हमने एक ही रखी है ताकि आपको बता पाए, फालतू विकल्प बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं भाई। ठीक, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, फोटोन आपको बता चुके हैं, जो प्रकाश है, जो लाइट है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलती है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और फोटोन विराम अवस्था में भैया, क्योंकि किस फॉर्म में चलता है, सरल भाषा में कहें तो वेव की फॉर्म में चलता है, तो इसका जो रेस्ट मास है वो कितना होगा? 0 होगा, विराम द्रव्यमान 0 होगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m, द्रव्यमान m है, हैज अ मोमेंटम इक्वल टू mc, इसका द्रव्यमान जो संवेग मोमेंटम है वो mc है भाई। एनर्जी कितनी होगी भाई? बता चुके हैं, E इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई? mc स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है वो क्या होता? तो ये आइंस्टीन ने ही तो इक्वेशन दी है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी प्रिंसिपल भी हम लोग कहते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे द्रव्यमान भी बढ़ेगा। एनर्जी कैसे बढ़ेगी? अगा के केला खाओ, जब अंधाधुंध केला खाओगे, ड्राई फ्रूट खाओगे, एनर्जी आएगी, अगले दिन भैया द्रव्यमान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन भाई। ठीक है, द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी बढ़ेगी, तो कैसे बढ़ी, बढ़ोतरी कैसे निकालोगे? बाद वाले में से पहले वाला घटा दोगे। ध्यान से समझो भैया, अगर रेस्ट मास पहले जब रुका हुआ था उस समय एनर्जी कितनी थी भैया? E बराबर m0 c स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर से ही तो निकालोगे। जब बढ़ गया तो कितना हो गया? mc स्क्वायर। भैया इंक्रीज कितना हुआ? तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो भाई, c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा? m माइनस का m0 c स्क्वायर भाई। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट है भाई।
What will be velocity of a particle whose rest mass is zero? यानी जिसका रेस्ट मास जीरो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो रेस्ट मास फोटोन का जीरो है और फोटोन की वेलोसिटी कितनी है? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है भाई, तो इसका सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला है द राइट ट्रांसफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स टू इनर्शियल फ्रेम्स। बता चुके हैं इनर्शियल फ्रेम्स की जहां पे बात होगी, जहां पर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात होगी वहां पर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जहां पर लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था भाई। ठीक है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड फॉर, किसके लिए भैया देखा जाता है? तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग स्पेस की भी बात करते हैं, 3 डायमेंशनल होता है, पहली वीडियो में बताया था, और टाइम की भी बात हम लोग करते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन कहो गैलीलियन कहो एक ही बात है, इसमें वेलोसिटी इक्वल टू लाइट नहीं होगी, वेलोसिटी होगी लो वेलोसिटी। ये लॉ लिखा हुआ, लॉ गलत है एक्चुअल में, लो वेलोसिटीज होंगी। किसके लिए? न्यूटोनियन कह लो गैलीलियन कह लो, एक ही बात है भाई। ठीक है, Which of these material particles have highest velocity? किनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है? तो फोटोन की इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज वैसे ही कोई मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पढ़ ही रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने कहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मोटा मोटा मतलब यह है कि पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाएंगे, जो कि भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यानी असंभव है भाई। ठीक है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वही है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया, mc² माइनस का m0c² आ गया। द इक्विवेलेंट एनर्जी एंड ऑफ 1 kg मास, 1 किलोग्राम मास के लिए भैया ऊर्जा कितनी होगी? बहुत सरल है, इक्वेशन क्या होती है जरा बताओ? E = mc²। भाई E बराबर होता है mc², कह रहा 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम रख दिया। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दो, 8 दूनी 16, 3 3 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻16 आ जाएगा जूल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मास के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी होगी 9 × 10⁻16 होगी। E = mc² से आप निकाल सकते हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन युग्म विनाश की क्रिया भैया, जो पेयर प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है या विनाश होता है, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 1.02 MeV चाहिए होती है। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी इज, फोटोन का मोमेंटम मतलब किसी फोटोन के लिए जो मोमेंटम है वो कितना होगा? तो E बराबर क्या होता है भैया? P × C होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? E/c, यानी जो मोमेंटम होगा वो E/c के बराबर होगा भाई। ठीक, द एनर्जी ऑफ E ऑफ अ मासलेस पार्टिकल, अगर कोई भैया जो मासलेस पार्टिकल है उसके लिए एनर्जी कितनी होगी? तो C को उधर भी दीजिए, E बराबर PC के आ जाएगा भाई। ठीक, P क्या है? मोमेंटम है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी V, रिलेटिविस्टिक एनर्जी E एंड मोमेंटम P, तो भैया मोमेंटम ये देखो P आ गया, एनर्जी E आ गई, वेलोसिटी V आ गई, तीनों के बीच में रिलेशन है P = EV/c² भाई। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट? वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की जो ऊर्जा है उसे प्रकाश की लाइट से चलाने के लिए, प्रकाश की वेलोसिटी से चलाने के लिए कितनी स्पीड, कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो भाई बहुत एनर्जी चाहिए होगी, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाना भाई। ठीक, एक क्वांटिटी है E² माइनस का P² C² अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहती है भाई। ठीक है, रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम आपने पढ़ा हुआ है भैया। क्या नियम होता है बताओ? न्यूटन का नियम होता है E = m × a। जरा देखो भैया, F बराबर होता है m × a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है। F बराबर m × a। a क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, तो a को लिख सकते हैं dv/dt, देखो ये लिखा हुआ। और अभी पहली लाइन में हमने रिलेशन लिखा था m बराबर m0 बटे करके लिखा था, तो भैया इसके लिए ये m0 आ गया, बटे वाले को ऊपर लेगा तो आ गया 1 - b² की पावर -3/2। तो इस तरीके से मेरे भाई हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिविस्टिक फॉर्म में। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट h, कोई वस्तु है जो h ऊंचाई से नीचे गिर रही है, लॉस ऑफ इट्स मास, इसके द्रव्यमान में कितनी कमी होगी? तो mgh/c², इसके द्रव्यमान की कमी होगी। द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स, किसी का कलर कैसा दिखता है भैया? किसी तारे का कलर क्या दिखाता है? उसके टेम्परेचर को दिखाता है। पहले भी बता चुके, अगर कोई तारा ब्लू कलर का है, कैसा है भैया? ब्लू कलर का, इसका मतलब वो सूरज से भी ज्यादा गर्म तारा है, बहुत ज्यादा, यानी हॉट बॉडी को दिखाता है अगर ब्लू कलर है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कलर है, वो उसके टेम्परेचर को बताएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डन, यानी कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, एमिशन हो सके, धातु से, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, कम से कम उसे कहते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी भैया। थ्रीशोल्ड का मतलब इससे कम नहीं हो सकता यार भाई, सीधी सी
बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो, कब जीरो हो जाएगी? जब भैया इसे कहते हैं संस्तब्ध विभव, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, इससे कम पर फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। लाइट में कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। सभी को पता है भैया, जो न्यूटन थे वो कह रहे थे कणिकाओं के रूप में चलता है, जो हाइगेंस थे वो कहते थे वेव्स की फॉर्म में चलता है, यानी इसमें डुअल नेचर पाया जाता है। पार्टिकल का नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लगभग दिख ही जाता है हर पेपर में भैया, आपके फर्स्ट सेमेस्टर से पीछे पड़ा हुआ, कहीं केमिस्ट्री कहीं फिजिक्स में मिल जाता है। पता ही है आपको, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना भैया असंभव है। अगर एक निकाल लोगे तो दूसरे में भैया अनिश्चितता होगी, इसे निकाल लोगे तो इसे, यानी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, लाइट का सबसे छोटा पैकेट जो होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, तो फोटोन कह देंगे। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज विद, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो वेलोसिटी के साथ, जैसे रेस्ट मास कितना है अलग होता है, ठीक है, जो डायनेमिक वाला मास है वो अलग होता है, तो वेलोसिटी के साथ में वेरी करता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो हम लोगों ने वेवलेंथ पढ़ी है, लैम्डा बराबर h/mb। अगर इसे टेम्परेचर की फॉर्म में निकालें तो भैया सॉल्व हो के आता है लैम्डा बराबर h/√3mkt। ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ई बराबर क्या होता है? h न्यू होता है, ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू टी। तो प्लांक्स कांस्टेंट की जो बीमा होती है वो एनर्जी इंटू टाइम के बराबर होती है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन सभी को पता है, एनर्जी होती है h न्यू के बराबर, ये फोटोन की एनर्जी है। प्लांक्स रेडिएशन लॉ टेक्स द, देखो भैया एक ही डेरिवेशन है पूरा प्लांक्स रेडिएशन लॉ वाला। जब उसमें लोअर वेवलेंथ हम लोग ले लेते हैं, लो वेवलेंथ ले लेते हैं और लो टेम्परेचर ले लेते हैं, तो प्लांक्स वाला ही नियम जो है वो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांक का नियम बीन वाले नियम में कन्वर्ट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने खोज करी? तो हर्ट्ज ने करी थी। हर्ट्ज कौन थे भैया? ये वही हर्ट्ज हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था भाई, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट हैज, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? ये बताता है कि प्रकाश में क्वांटम नेचर पाया जाता है, यानी प्रकाश पैकेटों के रूप में, बंडलों के रूप में चलता है भाई, ठीक है। फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई, साई क्या होता है भाई? साई वेव फंक्शन होता है। द वैल्यू ऑफ साई स्टार dx इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो ये जो भैया इंटीग्रेशन के अंदर साई और साई स्टार लिखा हुआ है, साई वेव फंक्शन है और साई स्टार इसका एंटी वेव फंक्शन है भाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी नॉर्मलाइजेशन के लिए, समान के लिए भैया, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स, किसी बॉक्स के अंदर अगर कोई फ्री पार्टिकल है जो मूव कर रहा है भाई, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी भाई? तो डिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग एनर्जी होंगी। कितनी होंगी ये भी बताएंगे, अभी हमने तीसरे चौथे विकल्प में लिख रखा है। ये देखो आ गया तीसरा, अ पार्टिकल ऑफ मास m, m मास का पार्टिकल है जो जिसकी लेंथ बॉक्स की कितनी है? l है, जिसमें भैया देन डिस्क्रीट एनर्जी का फार्मूला कितना होगा? तो फार्मूला होगा n² h² बटे में 8ml²। डिस्क्रीट कैसे होगी, अलग कैसे होगी? n की वैल्यू बदलेगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू चलेगी। यानी एक पार्टिकल के लिए, एक बॉक्स के लिए जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एनर्जी अलग अलग होगी भाई, ठीक। जैसे हमने लिख भी दिया मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, तो मिनिमम मतलब n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? h² बटे में 8ml²। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है तो ये वाला डेरिवेशन जरूर पढ़ के जाना, पेपर में जरूर आता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है bp इंटू बीजी इक्वल टू c² फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी होती है n+1/2 h न्यू भाई, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से चल सकती है। अब वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद अ मास पार्टिकल, कोई एक फंक्शन है जो एक पार्टिकल से कनेक्टेड है, एज कैसा होगा? तो भैया वो फाइनाइट होगा, यानी उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस यानी सतत होगा, लगातार चलेगा, एंड सिंगल वैल्यूड होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? केवल एक आएगी भाई, ठीक। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल, कोई भी फ्री पार्टिकल है, फ्री का मतलब क्या है? अंधाधुंध गति कर रहा है, अंधाधुंध गति कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी होगी। तो फ्री पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? 0 होगी। द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर्स इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इज कॉल्ड, वो वैल्यूज जो भैया श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आइजेन वैल्यू कहते हैं, और ऐसे फंक्शंस को आइजेन फंक्शंस कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे साई मस्ट बी फाइनाइट,
ठीक है। तो साई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। इस तरीके से चीजें होती हैं, 5 कंडीशनें टोटल होती हैं। राइट रिलेशन क्या है भैया, तो बीजी बराबर डी ओमेगा अपान डी के होता है, और ऐसे ही बीपी बराबर बी अगर हम लिख दें तो ओमेगा अपान के होता है। ये भैया ग्रुप वेलोसिटी है, ये फेज वेलोसिटी है, दोनों रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होती है, तो माइनस का 27.2 eV होती है। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज, जो मैटर वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सभी को पता है लैम्डा बराबर क्या होता था, h अपान mb होता था, यानी जो वेवलेंथ है वो बटे में लिखी हुई है वेलोसिटी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काहे के, वेलोसिटी के भाई, ठीक है। वेवलेंथ का फार्मूला भी आ गया, लैम्डा बराबर होता है h अपान mb। तो अगर कोई वेलोसिटी पूछ ले तो h अपान m लैम्डा इसका फार्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो भैया लैम्डा बराबर h अपान mb, h तो कांस्टेंट है, m पे डिपेंड करेगी, v पे करेगी, बाकी जो विकल्प में आ जाए। फिलहाल यहाँ पे पेपर में चार्ज आया हुआ था तो हमने चार्ज लिख दिया, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, रिलेशन लैम्डा बराबर h अपान mb होता है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मास है, चार्ज q है, विच इज एक्सिलरेटेड बाई v वेलोसिटी, v वोल्टेज है, पोटेंशियल तो कितना मान आएगा, तो h अपान लैम्डा बराबर क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लैम्डा बराबर आएगा h अपान अंडरवुड 2m/v। v यहां पर वेलोसिटी नहीं है, v यहां पर वोल्टेज है, यानी वोल्टेज के टर्म में अगर कोई पूछे डी ब्रॉगली इक्वेशन तो भाई ये होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज मेनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, किस ऑपरेटर्स में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डिफ्रैक्शन मतलब कोने पर टकरा के मुड़ जाना, विवर्तन कहते हैं इसे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं भाई, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज को ये बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का प्रयोग किया जाता है। फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज, बता चुके हैं अभी ऊपर, बीपी बराबर ओमेगा अपान के हो जाएगा। रिलेशन की बात करें तो बीजी बराबर बीपी माइनस का लैम्डा डीपी अपॉन डी लैम्डा होता है। क्वांटिटी यहां पर एक लिखी हुई है भैया, ऐसे करके साई मॉड में लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जो साई का परिमाण है, एम्पलीट्यूड है, बल्कि एम्पलीट्यूड नहीं मैग्नीट्यूड है, तो साई का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, यानी कितने इलेक्ट्रॉन कहां पर हो सकते हैं, उस डेंसिटी को, उस प्रोबेबिलिटी को बताता है साई मॉड का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर मैटर वेव्स, मैटर वेव्स की जो इक्वेशंस होती हैं उनके लिए क्या इक्वेशन है, साई बराबर ए ई की पावर आई के एक्स माइनस का ओमेगा टी भाई, ठीक है। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मैटर वेव्स इज, तो भैया जो वेव फंक्शन होता है जो मैटर वेव्स को दिखाता है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें आई वगैरह की वैल्यू आती है, यानी इमेजिनरी पार्ट्स भी होते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, nth और पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, ऐसे nth वाले के लिए जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है डी ब्रॉगली, तो लैम्डा बराबर 2n h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन में m e स्क्वायर होगा। बीपी और बीजी का रिलेशन क्या है, तो भैया दोनों का रेशियो 0.5 के बराबर होता है। डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वही ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है, बीजी बराबर बीपी माइनस का लैम्डा डीपी अपॉन डी लैम्डा होता है। देखो इस वाली जो ये वाली जो वीडियो है इसमें ज्यादातर डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है वो किस किस फॉर्म में आ सकती है, बीपी बीजी में रिलेशन किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, ये आपको दिया है भाई, ठीक है। उसके अलावा इफ साई इज अ वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल, साई एक वेव फंक्शन है, तो भैया -∞ टू +∞ साई स्टार dx की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1 होगी भैया, ठीक। उसके अलावा भैया सेम कंडीशन वही है, साई स्टार यहाँ पे n एक n की फॉर्म में लिया है, एक m की फॉर्म में लिया है, d टाउ इक्वल्स टू 1, जहां पर m की वैल्यू n के बराबर होगी। ये कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन की। इन द nth बोहर ऑर्बिट, यानी जो बोहर की nवीं वाली कक्षा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, कितनी वेवलेंथ होगी, तो n लैम्डा बराबर होता है 2 पाई r के भाई, ठीक। और आखिरी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेवलेंथ लैम्डा विल बी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो होगी h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर भाई, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहें तो जैसे भैया पीएन संधि डायोड की बात कर लो यार, पी टाइप और एन टाइप जब दोनों मिलते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है। 4th सेमेस्टर में हो आप, इतना पता होगा भैया, ठीक। तो अगर पी का मतलब प्लस, एन का मतलब माइनस, प्लस वाले को अगर आप प्लस से जोड़ देते हो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हो, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, प्रॉपर बाइसिंग। अगर प्रॉपर बाइसिंग नहीं होगी तो रॉन्ग पोजीशन ऑफ लोड लाइन, या जो लोड लाइन है
लोड लाइन आपने सुन रखा है, डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन। तो जो लोड लाइन है अपनी, उसकी पोजीशन आपको राइट नहीं मिलेगी अगर बाइसिंग सही से नहीं हुई है। द पावर गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विल बी मैक्सिमम इन, अब ये ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पावर गेन कब हमें मैक्सिमम मिलेगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में? जब सीई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसे हिंदी में कहें तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास जब मिलेगा तो भैया ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में पावर गेन मैक्सिमम होगा। याद कैसे करोगे आप? पावर गेन मैक्सिमम इन सीई कॉन्फ़िगरेशन भैया, ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। फेज रिवर्सल किसमें पॉसिबल होता है? तो ये भी भैया फेज रिवर्सल का मतलब क्या होता है? फेज का पलट जाना, रिवर्स हो जाना। फेज समझते हो क्या होता है? थोड़ा सा समझा देते हैं। कला, चलने का तरीका मेरे भाई, एक मान लिया ये जो तरीका, यही तो इसकी फेज है। एक मान लिया ऐसे करके चल रही है, तो ये दोनों के चलने में अंतर है, यही तो फेज डिफरेंस यानी कलांतर कहलाता है। तो फेज रिवर्सल का मतलब चलने के तरीके का पलट जाना कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही संभव है। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर विल बी, देखो कॉमन एमीटर में मैक्सिमम होता है, अगर होगा कॉमन बेस तो जो भैया करंट गेन मिलेगा वो कितना मिलेगा? लेस देन 1, एक से कम मिलेगा भाई। इन कंपैरिजन ऑफ कॉमन बेस, कॉमन एमीटर है, ये देखो भैया कॉमन एमीटर में कैसा होगा? हाई करंट गेन होगा, किसकी तुलना में? तो कॉमन बेस की तुलना में भाई। व्हेन अ ट्रांजिस्टर यूज्ड इन अ डिजिटल सर्किट, जब ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर क्या होता है भैया? जैसे मान लिया ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तीनों को हमने मिला कर रख दिया तो ये क्या बन गया? पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया। ऐसे एन पी एन, यानी सरल भाषा में दो टाइप के बीच में एक टाइप को दबा के रख दो, यही तो ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो जब ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तब ये कैसा भैया? तो ये एक्टिव रीजन में कार्य करता है भाई, ठीक है। इन अ ट्रांजिस्टर एमीटर बेस जंक्शन हैज, जो ट्रांजिस्टर है अभी आपको बताया, एमीटर बेस जंक्शन में क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है। क्यों? प्रतिरोध का मान कम होता है, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि एमीटर से, ऐसे करके समझो भैया, ये क्या होता है? मान लिया ये पीएनपी है, तो इसे क्या बोलते हैं? एमीटर। इसे क्या बोलते हैं? बेस। इसे क्या बोलते हैं? कलेक्टर। जब फॉरवर्ड बाइसिंग में इसे कनेक्ट करेंगे तो बहुत तेजी से भैया जो भी यहाँ पर इसमें कौन होल्स होंगे, इधर की तरफ ट्रेवल करना शुरू होंगे, बहुत ज्यादा धारा का मान जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई, ठीक है। इक्वेशन फॉर लोड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ये भैया। लोड लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो IC बराबर, IC का मतलब क्या है? C मतलब कलेक्टर है, B मतलब बेस है, E मतलब एमीटर है। IC बराबर माइनस का VC अपान RL प्लस का VCC अपान RL। RL क्या है? लोड प्रतिरोध है भैया, ठीक है। CC का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन कलेक्टर की बात करी जा रही है। फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, जो सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर होते हैं उनके लिए नी वोल्टेज, नी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? मतलब नी का मतलब क्या होता है? जैसे इस तरीके से वैल्यू चल रही है, फिर अचानक से वोल्टेज बढ़ा, तो जहां पे इस तरीके से ग्राफ आता है ये भैया घुटने की तरह, उसे हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। और इस वोल्टेज की वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितनी होती है? तो 0.7 होती है भाई। कितनी होती है? 0.7। इन अ ट्रांजिस्टर क्विसेंट पॉइंट, क्विसेंट मतलब क्यू पॉइंट जो होता है उसे कैसे दिखाते हैं? तो द वैल्यू ऑफ IC, कलेक्टर करंट को ले आओ, BCE भैया, ठीक है, कॉमन एमीटर वोल्टेज को ले आओ, एट नो सिग्नल, जिस समय कोई सिग्नल नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी इससे हम लोग क्विसेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। द लार्जेस्ट टर्मिनल ऑफ अ ट्रांजिस्टर है भैया, सीधी सी बात है, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। कलेक्टर का मतलब ये होता है कलेक्ट करना, संग्रहित करना, सब कुछ जाके यहीं पर इकट्ठा होगा, तो ये सबसे बड़ा टर्मिनल होगा। तो कलेक्टर सबसे बड़ा टर्मिनल होता है। क्विसेंट पॉइंट यानी क्यू पॉइंट को ही हम लोग रेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए भाई। For using transistor as an amplifier, the selection of Q point depends upon, यानी अगर हम लोगों को ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करना है, ट्रांजिस्टर ही तो एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर को अगर एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करना है तो भैया जो सिलेक्शन ऑफ Q पॉइंट होगा वो कलेक्टर करंट यानी IC पर डिपेंड करेगा। द लीकेज करंट ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, भैया जो लीकेज करंट की वैल्यू होगी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, ठीक है। थर्मल रन अवे इन अ ट्रांजिस्टर अकर्स व्हेन, थर्मल रन अवे कब होगा? थर्मल का मतलब होता है बहुत ज्यादा हीट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, जब क्या देखो लिखा हुआ हाई हीट लॉस होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर इंक्रीज, जब कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हीट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल रन अवे कहते हैं। यूज ऑफ डायरेक्ट करंट इन अ ट्रांजिस्टर, किसी ट्रांजिस्टर के अंदर
डायरेक्ट करंट यानी डीसी का क्या इस्तेमाल होता है, तो टू स्टेब्लिश ऑपरेटिंग हीट, यानी जितनी हीट है जो उसे ऑपरेट कर रही है उसे स्टेब्लिश करने के लिए हम लोग डीसी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर अ ट्रांजिस्टर टू वर्क प्रॉपर्ली इट्स कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी, हमेशा याद रखो भैया इस तरीके से होगा, जरा देखो एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, इधर वाला भैया फॉरवर्ड बायस होगा यानी एमीटर बेस जंक्शन, इधर वाला रिवर्स बायस होगा, तो बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा कैसा होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। ऐसे ही एमीटर बेस कैसा होगा, हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा भाई, ठीक। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब प्लस वाले को प्लस से जोड़ दो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दो। रिवर्स बायसिंग में उल्टा कर दो, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो भाई, ठीक है। नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम, जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है वैसे ही जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट होता है, पता होना ही चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं भाई, ठीक। द ट्रांजिस्टर बायसिंग इज परफॉर्म्ड सो दैट इन अ सर्किट, ट्रांजिस्टर में बायसिंग क्यों की जाती है, देयर इज अ फ्लो ऑफ हाई करंट, जिससे धारा का प्रवाह हो सके। बायसिंग होगी, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो होल्स चलना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करेंगे, आपस में मिलेंगे, डिफ्यूजन होगा, धारा का प्रवाह होगा, यही तो तरीका होता है भैया। तो करंट के फ्लो को कराने के लिए ट्रांजिस्टर में बायसिंग की जाती है। द इम्प्रॉपर बायसिंग टू ट्रांजिस्टर सर्किल विल लीड टू, अगर बायसिंग ठीक से नहीं हुई है तो क्या होगा, तो डिस्टॉर्शन इन आउटपुट सिग्नल, जो आउटपुट सिग्नल है उसमें डिस्टॉर्शन यानी हिला हुआ सिग्नल मिलेगा, आपको एक्यूरेट सिग्नल नहीं मिलेगा। स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है एस बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा ICBO, इसका फार्मूला होता है। ट्रू स्टेटमेंट ये होता है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है और भैया कल बताया था जो रोटेशनल कांस्टेंट है, इन दोनों की कोई भी मान नहीं होती है, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, ये CB का मतलब क्या है, कॉमन बेस, ठीक है। तो कॉमन बेस सर्किट में जो वैल्यू होती है स्टेबिलिटी फैक्टर की वो कितनी होती है, 1 होती है। और कॉमन एमीटर, अगर एमीटर को कॉमन जोड़ा गया है तो वैल्यू भैया 1 से ज्यादा होती है, बता चुके हैं। बेस वाले के लिए वैल्यू कम होती है, एमीटर वाले के लिए ज्यादा होती है। तो एमीटर वाले के लिए जो वैल्यू होती है स्टेबिलिटी फैक्टर की वो 1 से ज्यादा यानी β+1 होती है। नॉर्मली जो आइडियल वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 1 होनी चाहिए भाई, ठीक। इन एमीटर फॉलोअर, जो एमीटर फॉलोअर है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन सेम फेज, यानी एमीटर फॉलोअर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल होते हैं उनकी फेज सेम होती। फेज बता चुके हैं, चलने के तरीके को ही हम लोग फेज कहते हैं। इन एमीटर फॉलोअर देयर इज, जो एमीटर फॉलोअर होता है उसमें क्या मिलता है भाई, तो उसमें मिलता क्या है, हाई करंट गेन एंड लो वोल्टेज गेन, यानी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वोल्टेज गेन की वैल्यू कम होती है। एमीटर फॉलोअर इन एग्जांपल ऑफ, एमीटर फॉलोअर किसका एग्जांपल है, तो निगेटिव करंट फीडबैक, यानी इसमें जो फीडबैक दिया जाता है वो कैसा होता है, निगेटिव करंट फीडबैक हमें प्राप्त होता है। इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड क्या होता है, जिसमें आर मतलब रेजिस्टेंस हो, सी मतलब कैपेसिटेंस यानी धारिता हो, दोनों को कपलिंग कर दी जाए, जोड़ दिया जाए तो उसे कहेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। यानी लोड रेजिस्टेंस मतलब आर एंड कपलिंग कैपेसिटर यानी सी को हम लोग जोड़ा जाता है, यूज किया जाता है, जिसे हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं भाई, ठीक है। द करंट इज फ्लोइंग द हाफ साइकिल ऑफ द आउटपुट, यानी केवल आधी साइकिल में करंट का फ्लो होता है, किसमें, दिस इज द क्लास बी एम्पलीफायर। जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी 50% के करीब होती है, ए वाले की 25% होती है। तो हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, क्लास बी एम्पलीफायर हो जाएगा। इन अ क्लास ए एम्पलीफायर वर्स्ट केस कंडीशन अकर्स विद, जो क्लास ए एम्पलीफायर उसके लिए सबसे घिनौनी कंडीशन क्या मिलेगी, तो जीरो सिग्नल इनपुट होगा भैया, कोई भी इनपुट जो सिग्नल है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ सीसी एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर जो एम्पलीफायर है, हैज द हाईएस्ट करंट गेन। आपको पता है जितने भी एम्पलीफायर्स हैं उसमें से जो हाईएस्ट करंट गेन होगा वो किसमें होगा, कॉमन कलेक्टर में, इससे कम कॉमन एमीटर में होगा और सबसे कम होता है कॉमन बेस में भाई, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मेन यूज ऑफ अ क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो इन कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट, जो कम्युनिकेशन के लिए बातचीत करने के लिए साउंड इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें क्लास सी का इस्तेमाल किया जाता है। एम्पलीफायर इज सेड टू सफर फ्रॉम डिस्टॉर्शन व्हेन इट्स इन, देखो भैया सीधी सी बात है, किसी एम्पलीफायर के अंदर कब कहा जाएगा कि उसमें डिस्टॉर्शन, तो जितना इनपुट मिला उस हिसाब से अगर आउटपुट ना मिल पाए, व्हेन इट्स आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम इनपुट, दिया कुछ और इनपुट मिला कुछ और आउटपुट, तब हम लोग कहेंगे कि भैया ये काहे में है, डिस्टॉर्शन में है। मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए के लिए 25% होती है। अगर भैया एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए, अगर ट्रांसफार्मर भी संग में जोड़ दिया तो एफिशिएंसी बढ़ के 50 के करीब हो जाएगी। और भैया क्लास बी की जो एफिशिएंसी होती है वो 70% के करीब होती है। यानी सरल भाषा में कहें
तो अगर क्लास ए एम्पलीफायर है तो कितना काम करके देगा? सिर्फ 25%। ठीक, उसमें अगर आप कपलिंग कर दोगे तो कितना करके दे देगा? मैक्सिमम 50%। ठीक, और जो क्लास बी वाला है वो मैक्सिमम कितनी दे सकता है? तो 70% के। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, किसी एम्पलीफायर का जो गेन है वो हमें कैसे पता चलेगा भाई? तो आउटपुट बटे इनपुट, कितना हमने दिया, मान लिया 5 रुपए हमने खर्च किए, 10 रुपए हमें मिल गए, तो 10/5 यानी 5 दूनी 10, यानी जो गेन हमें मिला वो दुगना हो गया भाई। तो इस तरीके से हम लोग गेन को निकालते हैं, वो पावर गेन हो, वोल्टेज गेन हो, कुछ भी हो। जैसे कोई कहे पावर गेन निकालो तो पावर आउटपुट बटे में पावर इनपुट, भाई सीधी सी बात है। पावर गेन का फार्मूला भाई 9th क्लास में फार्मूला पढ़ाया जाता है, P बराबर BI। तो पावर गेन इक्वल्स टू वोल्टेज गेन इनटू में करंट गेन। वोल्टेज गेन निकाल लो, वोल्टेज गेन भी निकालने का वही तरीका, B आउटपुट बटे B इनपुट। I निकाल लो, I आउटपुट बटे I इनपुट। तो P बराबर BI से आप इसे याद रखोगे। मैक्सिमम पावर गेन इज पॉसिबल, भैया अधिक से अधिक पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है? तो CE का मतलब होता है कॉमन एमीटर। पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। सबसे अच्छा जो भैया गेन मिलता है वो कॉमन एमीटर में होता है, इसे सबसे अच्छा माना जाता है भाई। ठीक है, क्लास ए एम्पलीफायर इज यूज। क्लास ए एम्पलीफायर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जब डिस्टॉर्शन की जो वैल्यू है वो लीस्ट चाहिए हो, सबसे कम चाहिए हो, कोई खिच्चूबाजी नहीं चाहिए, क्लास ए का इस्तेमाल कर लेंगे। ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज अ स्विच। कौन से ट्रांजिस्टर्स हैं जिन्हें स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो भैया जो क्लास डी वाले होते हैं एम्पलीफायर्स, ट्रांजिस्टर्स, उन्हें एज अ स्विच हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इफिशिएंसी एंड डिस्टॉर्शंस बोथ आर लीस्ट। इफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता भी लगभग 25% के करीब होती है। तो सबसे कम वैल्यू जो होती है भैया वो क्लास ए एम्पलीफायर के लिए होती है, चाहे वो इफिशिएंसी हो और चाहे वो डिस्टॉर्शन हो। निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफाइज। देखो भैया किसी भी एम्पलीफायर में अगर आप निगेटिव फीडबैक दे रहे हो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? उत्साह को बढ़ाया जाएगा। कोई हमें बताया भैया बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया, तो उत्साह बढ़ेगा। कोई कहे पढ़ाना नहीं आता तुझे, तो उत्साह कम होगा ना, तो रिड्यूस होगा। रिड्यूस द गेन ऑफ एम्पलीफायर। निगेटिव फीडबैक हमेशा एम्पलीफायर के गेन को रिड्यूस करता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? गेन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा भाई। ठीक है, द रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, उनकी रेंज कितनी होती है? तो सरल ऑडियो का मतलब जो सुनाई दे रही है हमें, ठीक, कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के करीब होती हैं जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती हैं भाई। ठीक, आगे चलें तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंक सर्किट। जो टैंक सर्किट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखी है भैया, जिसे हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहा करते थे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते थे। 1/2 पाई √LC फार्मूला हुआ करता था, ये वही है भाई। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए क्या है भैया? ए है गेन। ठीक है, गेन विदाउट फीडबैक, और अगर फीडबैक संग में दे दिया तो AF से लिख लेंगे। क्या फार्मूला होता है भैया? तो AF बराबर होता है A बटे में 1 प्लस माइनस का V इंटू A मेरे भाई। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेशन है, गेन विदाउट फीडबैक एंड गेन विद फीडबैक। वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो प्रकाश की चाल है वो किस पे निर्भर नहीं करती? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की चाल तो भैया निर्वात में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है, तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स, ध्यान से समझो, जो मल्टी मोड वाले फाइबर्स होते हैं उनकी बैंड विड्थ कितनी होती है? तो बैंड विड्थ होती है 6 से 50 मिली हर्ट्ज किलोमीटर, MHz किलोमीटर के बीच में इनकी बैंड विड्थ होती है। उसके अलावा मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होते हैं इनका मेन एडवांटेज क्या है? तो भैया इनका कोएक्सियल केबल्स होती हैं जिनका द्रव्यमान जो है वो बहुत कम होता है, हल्की होती हैं, इस वजह से ये काम में आती हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स किस पे काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? I की वैल्यू बढ़ाते हैं तो R की वैल्यू बढ़ती जाती है। जब क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज्यादा होती है तो पूरा प्रकाश लौट जाता है, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। यानी पूरी बॉडी जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ट्रांसफर हो जाती है तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं भैया। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब स्थानांतरण हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना भाई। ठीक, बढ़ते चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस यूज्ड इन द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट वाज, यानी जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें चारों तरफ उन्होंने ईथर मीडियम मान लिया था, ठीक है, उसमें किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया? तो इंटरफेरोमीटर। कई इंटरफेरोमीटर हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर, तो इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दे रखी है
आइंस्टीन भाई साहब ने ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, यानी जिसमें जो समस्याएं आ रही होती हैं उन्हें ट्रीट करने के, उन्हें सॉल्व करने के काम आती है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोर्ले जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो क्यों किया गया? तो टू लर्न हाउ द ईथर अफेक्टेड द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो भैया ईथर है वो लाइट को कैसे प्रभावित कर सकता है, प्रकाश पे क्या प्रभाव डाल सकता है, चारों तरफ ईथर मीडियम मान के यूनिवर्स में इस डेरिवेशन को किया गया था। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मास और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो m बराबर m0 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर एंड द होल ऑफ पावर 1/2। ये रिलेशन होता है भैया मास और रिलेटिविस्टिक मास कह लो, रेस्ट मास कह लो, दोनों के बीच में। m0 रेस्ट मास है भाई, ठीक। फॉर ब्लैक बॉडी द स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन, जो कोई ब्लैक बॉडी है उसके लिए जो स्पेक्ट्रम है, जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडिएशंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है भैया वो क्या होता है? तो तीव्रता का मान जो है वो T की पावर 4 टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समानुपाती यानी प्रोपोर्शन का कांस्टेंट हटाते हैं तो सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा क्या है? सिग्मा स्टीफान्स कांस्टेंट है। फॉर अ ब्लैक बॉडी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब कभी भैया ब्लैक बॉडी के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा की वैल्यू वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है भैया? सबको पता है लैम्डा बराबर h/mb होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया वेलोसिटी बढ़ेगी, लोग अंधाधुंध भागना शुरू करेंगे, गर्मी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 × 10⁻⁻34 होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पिटेंट शिफ्ट, यानी जो कॉम्पिटेंट शिफ्ट होती है वो क्या होती है? तो शिफ्ट इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ कितनी चेंज हो रही है उसे हम लोग कॉम्पिटेंट शिफ्ट कहते हैं। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी, कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी E यानी hν के बराबर है, उसका रेस्ट मास यानी विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो उसका रेस्ट मास भाई 0 के बराबर होता है। द एम ऑफ डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया उसका क्या उद्देश्य था? तो भैया लगभग एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी लाइट से कनेक्टेड ही किए गए। तो लाइट वेव नेचर दिखाती है, ठीक, सभी को पता है। प्रकाश न्यूटन ने कहा था कणों के फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है, कणिका सिद्धांत दिया था इन्होंने। और जो फोको टाइप लोग थे, ठीक है, फोको थे, हाइगेंस थे, इन सब लोगों ने क्या कहा भैया पार्टिकल्स के नहीं वेव की फॉर्म में चलता। तो डेविएशन जर्मर भी उसी में से थे जो वेव नेचर ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी h/mc², h/mc² की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? तो वो टाइम मेरे भाई t के बराबर होती है भाई, ठीक है। आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, जो स्टेबिलिटी फैक्टर S होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो 1 के बराबर होती है। इफ बाइसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट्स इन, यानी अगर कोई एम्पलीफायर है जिसमें सही से बाइसिंग नहीं हुई है तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा, यानी सही से एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। एम्पलीफिकेशन का मोटा मोटा मतलब होता है जैसे हमने ये माइक लगाया हुआ, ये मेरी आवाज को तेज कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है भाई, ठीक है। फॉर अ ट्रांजिस्टर विच कन्फिग्रेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर करंट, तो पहले ही बता चुके हैं किसी का एम्पलीफिकेशन करना हो करंट कॉमन एमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन सबसे अच्छा होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड, काहे के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑप्टिकल फाइबर? सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स का। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड्स फॉर, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है? ऑल वेलोसिटी इंक्लूडिंग रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक, किसी तरीके की वेलोसिटीज हो उनके भैया स्टडीज के लिए हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। सभी को पता लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है लाइट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, जो चाल है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैल्यू कम हो जाती तो उसी को गैलीलियन या न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग कह देते थे भाई, ठीक है। ये लगभग आगे अगर हम लोग बढ़े भाई तो अगला क्वेश्चन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने करी? तो हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि किसी मेटल की सरफेस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्पिटेंट शिफ्ट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करती है? तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कितने एंगल से भैया जो लाइट है, प्रकाश है या जो भी चीजें शिफ्ट हो रही है वो कितने एंगल से शिफ्ट हो रही हैं, इससे कॉम्पिटेंट शिफ्ट डिपेंड करेगी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी क्या होगा? E² माइनस का P², E एनर्जी है,
p मोमेंटम है, बराबर m0 रेस्ट मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। किसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे लिखेंगे किसी वेव फंक्शन के लिए, तो भैया कैसे लिखेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन का निशान लगाएंगे, साथ में साई स्टार आएगा, यानी इसका एंटी वाला साई आएगा, और साथ में आएगा डी टाउ के बराबर भैया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है किसी वेव फंक्शन के लिए। द लोएस्ट क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, किसी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए लोएस्ट क्वांटाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो h कट स्क्वायर भी पढ़ते हैं लोग, h बार स्क्वायर भी पढ़ते हैं, बटे में 2ml स्क्वायर होती है भैया किसी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्वांटाइज्ड एनर्जी की वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोएस्ट वैल्यू होती है, वरना यहाँ पे n स्क्वायर भी होता है, पिछली वीडियो में बताया था, n की वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे तो ये लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अब देखो ज्यादा डिटेल करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता था, कार्यफलन जिससे कम पर धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था, ऑफ अ मेटल, यानी मेटल के लिए इतना वर्क फंक्शन दे रखा है। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, थ्रीशोल्ड का मतलब ये होता है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। थ्रीशोल्ड वैल्यू ऑफ योर औकात, तुम्हारी औकात की थ्रीशोल्ड वैल्यू क्या है, बोले यार 5 करोड़ में बिक जाएंगे, तो भैया उनकी थ्रीशोल्ड वैल्यू 5 करोड़ हो गई। वेवलेंथ फॉर द मेटल इज, तो यानी आपको थ्रीशोल्ड वैल्यू पूछ रहा है, आपको वेवलेंथ की आपकी औकात पूछ रहा है, तो वर्क फंक्शन को W से लिखते हैं। एक ईवी में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 जूल होता है, रख दिया। लैम्डा जीरो का मान भैया पूछ रहा हमसे, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ फार्मूला होता है W बराबर hc अपॉन लैम्डा जीरो। यहां पे आपको मान रख लेना है, W का मान देखो ये रहा, h क्या होता प्लांक नियतांक नहीं मालूम तो बताया जरा 6.6 10 की घात माइनस के 34, h का मान रख लोगे, c का मान 3 गुणे 10 की घात 8 रख लोगे, और यहां पे आराम से W लैम्डा जीरो का मान निकल आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल लगते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, ये भी हम आपको करा चुके हैं, पिछली जो सीरीज हमने आपको करवाई थी उसमें हमने आपको बता दिया था, फिर भी चलो बता दे रहे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ नॉर्मल कंडीशन में क्या होगी, h/mb होगी, ठीक है सर जी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 की बात करेंगे तो कह रहा वेलोसिटी डबल हो जाती है, तो इसे क्या कर देंगे 2 भी कर देंगे, वेलोसिटी डबल हो गई, भाग दे देंगे, h/mb से h/mb कैंसिल हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, इसे इधर भेजेंगे तो लैम्डा 2 बराबर आएगा लैम्डा 1 अपॉन 2, यानी पहले की आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इस वजह से हाफ यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। Which theory is confirmed by डेविएशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविएशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या करा था भैया, जो डी ब्रॉगली थ्योरी थी, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था भैया, कण के गुण भी मतलब पार्टिकल का भी नेचर पाया जाता है, वेव नेचर भी पाया, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो भाई इसके लिए इन्होंने कंफर्मेशन दिया डेविएशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो डी ब्रॉगली थ्योरी जो है वो उससे हम लोग कंफर्म करते हैं डेविएशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट से। मैटर वेव्स क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी वेव्स होती हैं, यानी प्रायिकता होती है, इनके पाए जाने की संभावना होती है। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स की ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, जो मैक्स बॉर्न है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को काहे से लिखते हैं, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई 78 क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को लिखते हैं साई से, यहाँ पे लिखा है r वेक्टर t और मॉड लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये जो पूरी पीडीएफ है ये तो हम आपको दे ही रहे हैं, इस सबको देख डालना, जो सीरीज में क्वेश्चंस कराए उन्हें देख डालना, टाइम मिले तो मॉडल पेपर देखना, कुछ पेपर यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ओएमआर की उतना अच्छा करके आओगे भाई। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है वेव फंक्शन के लिए, तो भैया -∞ टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर साई r, यही जो वैल्यू थी, ये इसका जो स्क्वायर dv है ये 1 होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए भाई, ठीक है। चलो, द बाइसिंग सर्किट दैट गिव्स बेस्ट स्टेबिलिटी, तो क्यू पॉइंट, इस क्यू पॉइंट के लिए जो बेस्ट स्टेबिलिटी देता है वो कौन सा सर्किट होता है, तो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग कहलाता है सर्किट, क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग कहलाता है। इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, यानी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसे अगर एक्टिव रीजन के बीचों बीच में सेट कर दिया जाए तो भैया इसे कहते हैं द ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसे एक्टिव रीजन के बीच में सेट कर देते हैं। उसके बाद द डेसिबल गेन ऑफ अ कैस्केडेड एम्पलीफायर इज इक्वल टू द, जो डेसिबल गेन होता है किसी कैस्केडेड एम्पलीफायर के लिए, तो जाहिर सी बात है एम्पलीफायर को कैस्केड करा गया है, कैस्केडिंग करी गई है उनकी, तो इक्वल ऑफ इंडिविजुअल गेन्स, या इंडिविजुअल गेन्स का मतलब है जो अलग अलग एम्पलीफायर है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपके तो जो है मुंह में फंस रहे हैं शब्द, भाई असलियत में पता गर्मी बहुत विकट है,
और जब कभी भी आप जल्दी करने की कोशिश करते हो तो ऐसा होता है। फिलहाल तो इंडिविजुअल का मतलब जो अलग अलग एम्पलीफायर है, पहले तो देखो कितना सब अलग अलग एम्पलीफायर, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे, तो इस वजह से बार बार बोलोगे तो टंग ट्विस्टर होता है। लेकिन जो अलग अलग एम्पलीफायर्स है उनके गेन्स निकालो, उनका जो प्रोडक्ट निकालोगे वो कैस्केडिंग के बराबर हो जाएगा एम्पलीफायर के। द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, यानी कोई एम्पलीफायर है जिसमें ट्रांसफार्मर की कपलिंग करी गई है, तो भैया उसकी जो मैक्सिमम इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी का मतलब दक्षता, काम करने की क्षमता कितनी होगी, 50% होती है भाई, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लास्ट वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर अच्छे हो जाएं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सेमेस्टर, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, और इस बार डेली, क्योंकि भैया अब हम पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो चुके हैं, हमारे घर में शादी थी, बहुत सारी कंडीशन थी, उन सबसे फ्री हैं, तो डेली आपको कायदे के क्लासेस मिलने वाले हैं। तो भैया सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, बहुत काम में आने वाला है, ठीक है भाई। कपलिंग कैपेसिटर, देखो भैया ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी करा दो, ठीक है, आदमी नहीं भी लेता, मॉडल से लेके चलाता, लेकिन पोटेंशियल तब चेक होता है जब भैया जो है डिस्क्रिप्टिव वाले टॉपिक, आप कोई डिस्क्रिप्टिव टॉपिक सर्च करके देखना, ज्यादातर मेरे टॉपिक वायरल भी वही हुए हैं जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्टिव का अपना मजा, ऑब्जेक्टिव तो भैया खाना पूर्ति हो रही, तुम लोग भी खाना पूर्ति कर रहे हो, कर लो। अ कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर टू, यानी जो कपलिंग कैपेसिटर है एक एम्पलीफायर में क्यों इस्तेमाल करा जाता है भैया, तो प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ डीसी, डीसी को अलग करने के लिए बिटवीन एम्पलीफायर एंड लोड, एम्पलीफायर और लोड में अलग अलग डीसी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपलिंग कैपेसिटर का भाई, ठीक है। द पर्पस ऑफ यूजिंग हीट सिंक, हीट सिंक का इस्तेमाल क्यों करेंगे पावर एम्पलीफायर में, तो भैया सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब जैसे घर में सिंक लगी होती है, वहां पे बचे कुचे बर्तन हीट हो जाते हैं भाई, तो हीट सिंक का क्या इस्तेमाल है, हीट सिंक का इस्तेमाल यह है कि जो भी बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है, ये देखो डिसिपेट हीट फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस में अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही है तो उसे डिसिपेट करने के लिए हम लोग हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर मेथड, अभी आपको बताया था जो वोल्टेज डिवाइडर मेथड होता है उसका इस्तेमाल क्या होता है बाइसिंग में, लिमिट्स द एसी इनपुट सिग्नल गोइंग इनटू बेस, यानी जो बेस के अंदर एसी सिग्नल जा रहा है उसे लिमिट करने के लिए, उसे कम करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर मेथड का इस्तेमाल करा जाता है। फॉर ऑपरेशन ऑफ अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, अगर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भैया क्या है, एज एन एम्पलीफायर का अगर उसका इस्तेमाल करा जा रहा है, तो जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में काम करेगा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा, अगर एम्पलीफायर की तरह उसका इस्तेमाल करा जा रहा है तो वो एक्टिव रीजन में काम करेगा भाई, ठीक है। एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट्स, एम्पलीफायर क्या करता है, तो एम्पलीफायर डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इन द लोड एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे लोड के लिए भाई, ठीक है। इन क्लास बी एम्पलीफायर, जो क्लास बी आपको बताया था, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर, तो जो बी वाला एम्पलीफायर है उसका आउटपुट क्या क्या रखता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, बी वाले में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलते हैं आउटपुट, एज आउटपुट भाई, ठीक है। इन एन एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द वोल्टेज गेन, भैया नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, नेगेटिव का मतलब ही क्या है, निगेटिविटी आपके खिलाफ जाएगा भाई, तो वो वोल्टेज गेन को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। पावर एम्पलीफायर जनरली यूज ट्रांसफार्मर्स कपलिंग बिकॉज ऑफ, भैया जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग इस्तेमाल के रूप में करते हैं, क्यों करते हैं भाई, ताकि इंपीडेंस की मैचिंग कर सके, इंपीडेंस समझते हो जेड, प्रतिबाधा कहा करते थे जिसे हम लोगों ने पढ़ रखा है 12th क्लास में, ठीक है। एन ऑसिलेटर एम्प्लॉयज फीडबैक, भैया जो ऑसिलेटर का जो फीडबैक होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इन अ कॉलपिट्स ऑसिलेटर, जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर है उसमें क्या होता है भैया, टैप्ड कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसा कैपेसिटेंस होता है, टैप्ड कैपेसिटेंस होता है। उसके बाद आ जाएगा हार्टले ऑसिलेटर, जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं उसमें हम लोग हार्टले ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स गाइड लाइट्स वेव, जो ऑप्टिकल फाइबर हमने आपको अलग से भी डिटेल में पढ़ा है, वो आप सर्च करना ऑप्टिकल फाइबर केबल बी डिकेडियन, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा प्रॉपर कि किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो भी मैसेजेस होते हैं सरल भाषा में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती हैं। विच क्वांटिटीज इनवेरिएंट, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सीलरेशन, जो जिन लोगों ने पूरी सीरीज देखी होगी उसमें हमने ये कराया हुआ है, एक्सीलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी जो फंडामेंटल मतलब जो बेसिक लॉज हैं, जैसे न्यूटन के नियम हैं, ये सारे जो लॉज हैं आर इनवेरिएंट, चेंज नहीं होते, किसके लिए, तो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। भैया न्यूटन का पहला नियम क्या पढ़ा था, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी। आप लोग उतने दिनों से पढ़े हुए थे तो पढ़े हुए थे, पेपर आ गया फटाफट चलते रहोगे जब तक
कोई बाहरी बल ना लगे। बाहरी बल क्या है? एग्जाम का डर है, यही तो न्यूटन का पहला नियम है, तो इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। भैया देखो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो लाइट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए भाई, ठीक, लेकिन गैलीलियन में ऐसा नहीं है। तो गैलीलियन में लाइट बहुत कम हो जाती है, v मान लो उसे, और v हम लोग अब जैसा ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इज एज्यूम्ड 0। एक तरफ है भैया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जिसे तुम कहते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक तरफ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और एक तरफ मेरे भाई बहुत छोटी सी वेलोसिटी 10, 20, 30, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो उसके लिए एज्यूम्ड 0 के करीब मान लेंगे भाई, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लॉक्स इन अ मूविंग फ्रेम, यानी कोई घड़ी है जो मूविंग फ्रेम है, कंपेयर्ड टू आइडेंटिकल क्लॉक्स, जो हम लोग की नॉर्मल घड़ियां होती हैं आइडेंटिकल, उनसे अगर उसकी तुलना करते हैं स्टेशनरी फ्रेम के लिए तो वो कैसी होगी? तो भैया धीमी चलती हुई हमें प्रतीत होगी, यानी स्लोअर प्रतीत होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो उसका मास क्या होगा? इन्फिनिटी के करीब होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी भाई, ठीक है। टेंस टू का मतलब होना चाहता है, ठीक है। टेंस टू बोले मैं आपका होना चाहता हूं, टेंस टू यू, आई टेंस टू यू। अब ज्यादा मत कहो वरना लोग पता नहीं क्लिप काट के वाल कर दें। अब मासलेस पार्टिकल, जो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं कैन ट्रेवल विद एनी स्पीड, यानी वो किसी भी स्पीड से मूव कर सकते हैं। मासलेस है, उनका तो द्रव्यमान ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं, किसी भी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन बाई ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का जो क्वांटम नेचर है किसने दिया? सभी को पता है, प्लांक ने प्रपोज किया था, प्रॉपर पढ़ाया हुआ हमने प्लांक रेडिएशन लॉ। आप सर्च करोगे प्लांक रेडिएशन लॉ बी डिकेडियन आ जाएगा भाई। ज्यादातर हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कुछ कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो भैया पार्टिकल नेचर को कौन भैया सपोर्ट करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट करता है। क्या होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? किसी धातु की सरफेस पे प्रकाश गिरेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था भाई, ठीक है। उसके बाद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है, इन ऑल द डायरेक्शन, तो वो कैसे फ्रेम होंगे? इनर्शियल फ्रेम होंगे, सीधी सी बात है भाई, यही तो फॉलो करेंगे जितने भी फंडामेंटल्स ला है। एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, कोई एक फ्रेम है एस है। द अदर फ्रेम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव, उसी से रिलेटिव जो है एक और फ्रेम है जो एस डैश है, वो मोशन में है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो कैसा फ्रेम होगा दूसरा वाला? तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा भाई। अगर एस इनर्शियल है तो उसके जो रिलेटिव है वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। इन द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, ये भी पढ़ाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन लोगों के थ्योरी वाले पेपर हैं सर्च करना, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट बी डिकेडियन आ जाएगा। ये माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में भैया जो फ्रिंज शिफ्ट होती है वो कितनी होती है? 0.0 फ्रिंज विड्थ होती है इसकी। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इनटू गैलीलियन, अभी हमने आपको बताया लॉरेंट के लिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, गैलीलियन के लिए वेलोसिटी कम चाहिए भैया। तो ये देखो v का मान यानी जो वेलोसिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, किससे? c से। जिधर 2 चोंचें होती हैं वो ज्यादा होता है, तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट से v का मान कम होना चाहिए। करेक्ट रिलेशन सभी को पता है, m बराबर, पहली ही जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें ही बताया था, m बराबर m0 बटे में √1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एक और रिलेशन e स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है? तो इंक्रीज विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ में रिलेटिविस्टिक मास जो है वो बढ़ता है भाई, ठीक है। अभी हमने ऊपर लिखा भी था कि अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करना चाह रहा है तो जो मास है वो भी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा भाई, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? तो स्पेस एंड टाइम्स आर बोथ रिलेटिव, ये एज्यूम करता है कि जो स्पेस है और टाइम है दोनों आपस में क्या है? रिलेटिव हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ फिजिकल स्टेट दैट, यानी अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें कोवेरियंस के लिए तो वो क्या कह रहा है? द फिजिकल लॉस शुड हैव द सेम मीनिंग इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस या इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। अभी आपको बताया कि जितने भी फंडामेंटल लॉस है वो सब किसे फॉलो करते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स को फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। A Galilean transformation applies between two frames of reference P and Q, यानी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं P and Q, जिनके बीच में Galilean ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, तो Q is moving with uniform velocity relative to P। इसका मतलब है कि Q जो है वो मूव कर रहा है रिलेटिवली किसके साथ में? P के साथ में भाई। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h nu होती है। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम का मतलब P आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग। P आपसे पूछ रहा है। वेवलेंथ यानी लैम्डा आपको दे रखा है 6 × 10⁷। h सीधा फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mb। h का मान आपको बता चुके हैं, प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 होता है। डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, इसमें मान रख देंगे, P की वैल्यू निकल आएगी भाई, ठीक है।
उसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हाइपोथेसिस, जो प्लांक की हाइपोथेसिस है, एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, यानी जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है तो डिस्क्रीट इन इंटीगर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वाला डेरिवेशन हमने कराया हुआ था, एन एच न्यू के बराबर होता है, ई बराबर एन एच न्यू, एन का मतलब 1 2 3 4 डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं एच न्यू के साथ में अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हाइपोथेसिस। द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये छठे हुए 78 क्वेश्चन है भैया। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट को भगा भगा के देख डालो, फिर मॉडल पेपर उठा के एक बार पलट लो, जाके पेपर देना, पास तो होने से कोई नहीं रोक सकता, हो सकता किस्मत अच्छी रही तो पूरा पूरा कर आओगे। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड बी एक्सप्लेन्ड, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लांक करेगा भाई, प्लांक रेडिएशन लॉ नहीं तो सब कुछ करा, उसी से हमने बीन्स लॉ निकाल लिया, उसी से स्टीफान्स लॉ निकाल लिया, सब उसी से तो निकाले भाई। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इन द रीजन ऑफ, जो इंसिडेंट लाइट है वो किसके रीजन में होनी चाहिए? तो ब्लू या अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए। इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव में आपके ब्लू है, ब्लू लगा देना, अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट लगा देना। फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ मेटल सरफेस इट इज इसेंशियल, यानी किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉनों के निकलने के लिए क्या आवश्यक है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, इसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे भाई, सीधी सी बात है। According to law of photoelectric emission, the number of electrons emitted per second depends, जो नंबर ऑफ लाइट पढ़ के भैया क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो किस पे डिपेंड करेंगे? तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम पर डिपेंड करेंगे, कितनी इंटेंसिटी का प्रकाश उस पर जाके पड़ रहा है। मैक्सिमम कॉम्पिटेंस शिफ्ट कितनी होती है? 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला चेंजेस, जब प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला जो है बीन्स फार्मूला में चेंज हो जाता है, कब? जब हम लोग हाई वेवलेंथ की बात करते हैं, लो टेम्परेचर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन शो द वेव बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन जो है वेव बिहेवियर शो करते हैं, दोनों ही शो करते हैं पता ही है, लेकिन वेव बिहेवियर शो करते हैं। दे गेट डिफ्रेक्टेड बाय अ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के द्वारा विवर्तित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, डिफ्रेक्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है? लैम्डा बराबर h/mb होता है, या फिर लैम्डा बराबर h/√2m होता है। डी ब्रॉगली का एक और रिलेशन है भैया, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन के लिए एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के लिए, तो ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला है h/√3m/kT, अगर टेम्परेचर के टर्म में पूछे। सारी चीजें याद रखा करो, लैम्डा बराबर h/√2me, देखो लैम्डा बराबर h/mb, लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/√3m/kT, सारे ही डी ब्रॉगली क्वेश्चन एक जगह लिखो, विकल्प में आए लगाओ। बीजी और बीपी में क्या बीजी मतलब क्या? ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, तो बीजी इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के होता है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन की बात करें तो बीजी बराबर बीपी माइनस का लैम्डा डी बीपी अपॉन डी लैम्डा, सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। बीपी बीजी में ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी में रिलेशन। अगर हम लोग नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करेंगे तो बीपी बीजी बराबर होता है भाई, ठीक है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले वेव नेचर को किसने भैया एक्सप्लेन करा? डेविएशन जर्मर ने करा, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है किससे कनेक्टेड होती है? तो वो इलेक्ट्रॉन, वो तरंग प्रकृति को दिखाती है प्रकाश के, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिनन जो सपोर्ट करती है वेव नेचर, लाइट प्रकाश के वेव नेचर को सपोर्ट करती है। डिस्पर्सिव मीडियम में जो है वो वीजी का मान क्या होता है? तो लेस देन फेज वेलोसिटी, बीपी से कम होता है। नॉन डिस्पर्सिव में बराबर होता है, डिस्पर्सिव में कम होता है। द मास एनर्जी रिलेशन इज, देखो मास एनर्जी कहां से आया? जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी, उसके लिए बाद में भैया, मतलब ये बहुत बड़ी एक कहानी है, अगर आप लोग कमेंट करना है यहाँ पे 10-20 कमेंट्स आएंगे तो आइंस्टीन के ऊपर में एक पूरी वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल इतना अभी समझो, क्योंकि वैसे ही ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसने दी? आइंस्टीन ने दी थी। पहले तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा देने का टाइम में भी डिफरेंस था भाई, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है 9th क्लास की किताबों में आइंस्टीन के बारे में पढ़ना मिल जाएगा पढ़ने को। कोई बहुत बढ़िया कैरेक्टर के व्यक्ति नहीं थे, अपनी ही बहन से इन्हें बारात कर ली थी भैया, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमें क्या करना है, उनकी चीजों से मतलब है। तो ये मास एनर्जी जो E बराबर mc² है, यहीं से निकल के आता है। रेस्ट मास यानी विराम द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का 0 होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? आइंस्टीन ने दी। द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट में किस डिवाइस का? तो भैया सीधी सी बात है, इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, फेवरी पेरॉट इंटरफेरोमीटर, इन सब का इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद रिलेटिव टू इट्स पीरियड ऑन द अर्थ, द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन द मून इज, अगर हम पृथ्वी की और चंद्रमा के द्रव्यमानों की तुलना करें तो जो उसका सरल भाषा में कहें, जो उसका वो है क्या बोलते हैं, पेंडुलम का पीरियड है,
अर्थ द पीरियड ऑफ, बिल्कुल जो टाइम्स आवर्त काल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा पे भैया जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है, उसकी वैल्यू लगभग 1/6 है, काफी कम है, तो लॉन्गर होगा भाई। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का यूज क्या है, कम करेगा वोल्टेज गेन को कम करेगा, डिस्टॉर्शन को कम करेगा। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, गेन को बढ़ाएगा। फीडबैक फैक्टर BA जो है, फीडबैक फैक्टर BA से लेकर आए, कैन नॉट बी, जीरो नहीं हो सकता है फीडबैक सर्किट के लिए। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, BA हमेशा नेगेटिव होगा, BA की वैल्यू नेगेटिव फीडबैक के लिए। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है भैया, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो प्लास्टिक और ग्लास के बने होते हैं, कैसे होते हैं, प्लास्टिक ग्लास के बने, उसमें करंट आएगा नहीं, तो इंसुलेटर होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। इन ट्रांजिस्टर एमीटर बेस्ड जंक्शन कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस रखता है, कम रेजिस्टेंस होता है एमीटर बेस्ड जंक्शन का, ठीक है। उसके बाद फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई के अभी जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरी वैल्यू निकाल के आई थी, इंटीग्रेशन बराबर कितना आया था 1, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसके बाद द प्लांक्स रेडिएशन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, U लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर HC अपॉन लैम्डा KT माइनस 1, याद होना चाहिए जैसे हमें याद है। द रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 0.51 MeV होती है। मूविंग वॉच सीम्स टू बी स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अगर कोई चलती हुई घड़ी है, कोई रुका हुआ ऑब्जर्वर है तो वो उससे स्लो नजर आएगी भाई, ठीक है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम डायलेशन के लिए, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज इन विच फ्री पार्टिकल मूविंग, यानी वो इनर्शियल फ्रेम जिनमें फ्री पार्टिकल्स मूविंग हो रहे हैं ऑन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, यानी सीधी रेखा में अगर फ्री पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम है भाई, ठीक है। तो